हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेगेसी लर्नर्स। हम यहाँ पे क्लास 11th हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी के एनसीईआरटी के हर कॉन्सेप्ट को बहुत आसान और इंटरेस्टिंग तरीके से समझाने आए हैं। लेगेसी लर्नर्स में हम आपको सिंपल इंग्लिश में चैप्टर्स एक्सप्लेन करेंगे ताकि हर स्टूडेंट, चाहे वो बिगिनर हो या एवरेज, आसानी से इन चैप्टर्स को समझ सके। आज का टॉपिक है थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री बुक का चैप्टर 7, जिसका नाम है चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन। इस चैप्टर में हम देखेंगे यूरोप के एक ऐसे टाइम पीरियड को जो कल्चरल और इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग के लिए जाना जाता है और ये कैसे आगे चलकर रेनेसांस का कॉज बना। चलिए शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इस चैप्टर के हर टॉपिक को। यूरोप में 14th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी तक का पीरियड एक ऐसे टाइम को दिखाता है जो कल्चरल और इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग के लिए जाना गया। यह टाइम पीरियड रेनेसांस के नाम से फेमस है। इस दौरान लोगों में नए आइडियाज और सोच के प्रति एक जागरूकता आई। रेनेसांस का लिटरल मीनिंग है रीबर्थ, यानी पुरानी नॉलेज और सोच को दोबारा नए तरीके से और नए कॉन्टेक्स्ट में अप्रिशिएट करना और उन्हें सोसाइटी में वापस लाना। पहले के टाइम में रिलीजियस बिलीफ सोसाइटी के सेंटर में थे, लेकिन अब लोगों का फोकस इंसान की इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज और अचीवमेंट्स पर शिफ्ट होने लगा। इस टाइम में क्रिएटिविटी और नॉलेज के नए नए सोर्सेज और डायमेंशंस को एक्सप्लोर किया गया, जिसमें लिटरेचर और साइंस का एक नया व्यू डेवलप हुआ। पहले रिलीजन और चर्च लोगों के बिलीफ्स और सोच पर पूरी तरह से कंट्रोल रखते थे, लेकिन अब लोग इंडिविजुअल तरीके से अपनी कैपेबिलिटीज को समझने और एक्सप्लोर करने लगे। यह पीरियड क्रिएटिविटी और नॉलेज का एक एक्सप्लोजन था, जिसमें नए नए आइडियाज और डिस्कवरीज को अप्रिशिएट किया गया। द रिवाइवल ऑफ इटालियन सिटीज। इटली के कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज जैसे फ्लोरेंस, वेनिस और मिलान ट्रेड और कॉमर्स के सेंटर बन गए थे और इनका एक नई इंटेलेक्चुअल ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूशन रहा। 14th सेंचुरी के दौरान इटली के यह शहर इकोनॉमिक और इंटेलेक्चुअल सेंटर्स बन गए थे, क्योंकि ये मेडिटेरेनियन सी के आसपास थे, जो यूरोप और मिडिल ईस्ट के ट्रेड का मेन रूट था। इस वजह से इटली के ये शहर वेल्थ और नॉलेज के बड़े सेंटर्स बन गए। रिच फैमिलीज और मर्चेंट्स ने अपने धन और रिसोर्सेज को आर्ट और लर्निंग में इन्वेस्ट किया, जो कल्चरल और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ का मेन रीजन बना। इस रिवाइवल से एक नई मिडिल क्लास का उदय हुआ जो अपने आइडियाज और नॉलेज के थ्रू सोसाइटी और पॉलिटिकल सिस्टम्स में बदलाव लाना चाहती थी। ट्रेड और इकोनॉमिक एक्टिविटीज के वजह से एक नई मिडिल क्लास डेवलप हुई जो अपनी सोसाइटी में रिलीजियस और सोशल फ्रीडम को वैल्यू देती थी। ये मिडिल क्लास चाहते थे कि वो अपनी सोच और बिलीफ्स को फ्रीली एक्सप्रेस कर सके और चर्च के डोमिनेशन के बिना अपने तरीके से लाइफ जी सके। इस तरह से ये नई मिडिल क्लास इंटेलेक्चुअल और सोशल रेवोल्यूशन के लिए ग्राउंड वर्क प्रिपेयर कर रही थी। द सिटी स्टेट। इटालियन पेनिनसुला के ये सिटीज इंडिविजुअल सिटी स्टेट्स में कन्वर्ट हो गए, जो अपने लॉज और कल्चर में इंडिपेंडेंट थे। इटली में जो सिटीज जैसे फ्लोरेंस, वेनिस थे, उनका अपना गवर्नेंस सिस्टम था जिसे सिटी स्टेट कहा जाता है। ये सिटी स्टेट्स यानी हर सिटी एक अपने आप में एक इंडिपेंडेंट यूनिट थी जो अपने आप को गवर्न करती थी और इसका अपना पॉलिटिकल और कल्चरल सिस्टम था। हर सिटी स्टेट का अपना यूनिक कैरेक्टर था जो उसके इकोनॉमिक और कल्चरल स्ट्रेंथ्स के हिसाब से बना हुआ था। जैसे वेनिस अपने मैरिटाइम और ट्रेड पावर के लिए फेमस थी और फ्लोरेंस अपने स्कॉलर्स और आर्टिस्ट्स के लिए। वेनिस सी ट्रेड और मैरिटाइम पावर में स्ट्रांग थी और यहाँ के लोगों का मेजर ऑक्यूपेशन सी बेस्ड ट्रेड और बिजनेस था। फ्लोरेंस एक कल्चरल और आर्टिस्टिक हब बन गया क्योंकि यहाँ के वेल्थी फैमिलीज जैसे मेडिची फैमिली ने आर्ट और नॉलेज में इन्वेस्ट किया और बहुत सारे स्कॉलर्स और आर्टिस्ट्स को सपोर्ट किया। इन सिटी स्टेट्स ने रेनेसांस आइडियाज को फैलाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया और ये आइडियाज धीरे धीरे पूरे यूरोप में स्प्रेड हो गए। द 14th and 15th centuries। 14th और 15th सेंचुरीज के दौरान आर्ट और लिटरेचर में नए आइडियाज आए जो पुराने क्लासिकल आइडियाज को रिवाइव कर रहे थे। इस पीरियड में यूरोपियन लोगों ने पुराने ग्रीक और रोमन आइडियाज को दोबारा अप्रिशिएट करना स्टार्ट किया। इन क्लासिकल आइडियाज को नई सोच और नए व्यू पॉइंट्स के साथ रीडिस्कवर किया गया। ये आइडियाज लिटरेचर और आर्ट्स में एक रियलिस्टिक डिपिक्शन के रूप में दिखाई देने लगे। इस टाइम पीरियड को रेनेसांस के रूप में देखा गया, जो एक कल्चरल रीबर्थ के साथ साथ सोसाइटी के हर एस्पेक्ट में बदलाव लाने लगा। रेनेसांस एक ऐसा पीरियड था जिसमें नए आइडियाज और थॉट्स का रेनेसांस यानी रीबर्थ हुआ और यह रीबर्थ क्लासिकल आइडियाज और नॉलेज का था जो एंशिएंट ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशंस में पाया जाता था। लोगों ने पुराने आइडियाज को नए पर्सपेक्टिव्स के साथ समझने की कोशिश की और उन्हें अपने आर्ट और लिटरेचर में इनकॉर्पोरेट किया। यूनिवर्सिटी एंड ह्यूमनिज्म। इस पीरियड में यूनिवर्सिटीज का डेवलपमेंट हुआ जहां इंटेलेक्चुअल डिबेट्स और आइडियाज का फ्री एक्सचेंज होने लगा। रेनेसांस पीरियड के दौरान यूरोप में यूनिवर्सिटीज का डेवलपमेंट होने लगा और ये यूनिवर्सिटीज स्कॉलर्स के लिए डिस्कशन और नॉलेज एक्सचेंज का एक सेंटर बन गई। स्कॉलर्स अपने आइडियाज को फ्रीली डिस्कस और एक्सचेंज करने लगे और इससे नए इंटेलेक्चुअल और सोशल डिस्कशंस डेवलप हुए।
इसी दौरान एक नई आइडियोलॉजी डेवलप हुई जिसे ह्यूमनिज्म कहा गया। ह्यूमनिज्म एक ऐसा विचारधारा थी जो ह्यूमन बीइंग्स और उनके एक्सपीरियंसेस को सेंट्रल प्लेस देती थी। ह्यूमनिज्म का आइडिया यह था कि इंसान का अपना एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है और उसका एक्सपीरियंस और अचीवमेंट्स भी इंपॉर्टेंस रखते हैं। ह्यूमनिज्म ने लॉजिक और रीजनिंग को प्रमोट किया और रिलीजियस बिलीफ्स के बियॉन्ड ह्यूमन कैपेबिलिटीज और अचीवमेंट्स पर ज्यादा फोकस किया। यह फिलॉसफी इंसान के इंटेलेक्चुअल और क्रिएटिव पोटेंशियल पर ट्रस्ट करती थी। द ह्यूमनिस्ट व्यू ऑफ हिस्ट्री। ह्यूमनिस्ट स्कॉलर्स ने हिस्ट्री को नए नजरिए से देखना शुरू किया और एंशिएंट ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशंस को रिवाइव करना चाहा। ह्यूमनिस्ट स्कॉलर्स चाहते थे कि हिस्ट्री को एक नए तरीके से समझा जाए और एंशिएंट सिविलाइजेशंस जैसे ग्रीक और रोमन कल्चर्स के आइडियल्स और नॉलेज को फिर से सोसाइटी में इंट्रोड्यूस किया जाए। ह्यूमनिस्ट्स ने हिस्ट्री को इस तरह से देखा कि सोसाइटी और इंसान की जर्नी और उनके अचीवमेंट्स का एक डॉक्यूमेंटेशन है और इनका व्यू था कि हिस्ट्री को समझकर इंसान सोसाइटी को और बेटर बना सकता है। पेट्रार्क जैसे ह्यूमनिस्ट थिंकर्स ने हिस्टोरिकल राइटिंग्स और डॉक्यूमेंट्स को केयरफुली स्टडी करना स्टार्ट किया। ह्यूमनिस्ट थिंकर्स जैसे पेट्रार्क ने एंशिएंट राइटिंग्स और डॉक्यूमेंट्स को केयरफुली स्टडी किया और उनके थ्रू नए नए आइडियाज और नॉलेज सीखा। उनका फोकस हिस्ट्री को एक एक्यूरेट और लॉजिकल तरीके से समझने पर था और इन लोगों का मानना था कि हिस्ट्री को समझने से इंसान अपने आज को भी बेटर समझ सकता है और अपना फ्यूचर बना सकता है। साइंस एंड फिलॉसफी, द अरब्स कंट्रीब्यूशन। साइंस और फिलॉसफी के फील्ड में अरब्स ने भी काफी वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन किया जो यूरोप में नए साइंटिफिक थ्योरीज और आइडियाज लेकर आए। मुस्लिम स्कॉलर्स ने एंशिएंट ग्रीक और रोमन टेक्स्ट्स को अरबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया और इन टेक्स्ट्स को फर्दर एक्सप्लोर किया। अरब्स के नए आइडियाज और डिस्कवरीज जैसे अलजेब्रा, एस्ट्रोनॉमी और मेडिसिन में यूरोप में वापस से इंट्रोड्यूस किए गए और इनका इम्पैक्ट रेनेसांस और साइंटिफिक रेवोल्यूशन में भी नजर आया। मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और मेडिसिन में अरबिक थिंकर्स का काम रेनेसांस और साइंटिफिक रेवोल्यूशन के लिए वैल्यूएबल रहा। अरबिक थिंकर्स के कॉन्ट्रीब्यूशंस जैसे मैथमेटिक्स में अलजेब्रा, एस्ट्रोनॉमी में सेलेस्टियल मोशन और मेडिसिन में डिजीजेस का ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन यूरोप में रीइंट्रोड्यूस हुआ, जो यूरोप के साइंटिस्ट्स और स्कॉलर्स ने फर्दर एक्सप्लोर और एडवांस किया। ये आइडियाज आगे चलकर रेनेसांस और लेटर साइंटिफिक रेवोल्यूशन का स्ट्रॉन्ग बेस बन गए। आर्टिस्ट्स एंड रियलिज्म। रेनेसांस पीरियड के आर्टिस्ट्स ने रियलिज्म और ह्यूमन बॉडी को एक्यूरेटली डिपिक्ट करना स्टार्ट किया। रेनेसांस का एक मेजर फीचर रियलिज्म था जो आर्ट में दिखाई दिया। रियलिज्म का मतलब है चीजों को वैसे डिपिक्ट करना जैसा वो असल में है, यानी ह्यूमन बॉडी और नेचुरल वर्ल्ड को रियलिस्टिक और नेचुरल फॉर्म में दिखाना। इस पीरियड के फेमस आर्टिस्ट्स जैसे लियोनार्डो दा विंची और माइकलैंजेलो ने ह्यूमन एनाटॉमी पर रिसर्च की और आर्ट में बिल्कुल नेचुरल और रियलिस्टिक एलिमेंट्स इंक्लूड किए। आर्टिस्ट ह्यूमन बॉडी को स्टडी करके अपने आर्ट वर्क्स में असलियत से रिप्रेजेंट करने लगे। लियोनार्डो दा विंची ने ह्यूमन बॉडी के मसल्स और स्ट्रक्चर को डीपली स्टडी किया और अपने आर्ट वर्क्स में उनको वैसे ही डिपिक्ट किया जैसे वो असल में दिखते हैं। यह रियलिज्म और एक्यूरेसी मॉडर्न आर्ट का फाउंडेशन बन गया और आज भी आर्ट के वर्ल्ड में रियलिज्म इंपॉर्टेंट माना जाता है। आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर में भी नए नए स्टाइल्स इमर्ज हुए जो क्लासिकल एलिमेंट्स को रिवाइव करते थे। रेनेसांस पीरियड में आर्किटेक्चर में नए स्टाइल्स आए जो क्लासिकल स्टाइल्स जैसे सिमेट्री और प्रोपोर्शन को रीइंट्रोड्यूस करते थे। रेनेसांस के आर्किटेक्ट्स ने एंशिएंट ग्रीक और रोमन स्टाइल्स को दोबारा से अपने डिजाइन्स में इनकॉर्पोरेट किया और बिल्डिंग्स में बैलेंस और हार्मनी क्रिएट करना शुरू किया। आर्किटेक्चर में डोम्स, कॉलम्स और आर्चेस यूज किए गए जो ग्रीक और रोमन आर्किटेक्चर से इंस्पायर थे। इन क्लासिकल आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स में डोम्स, आर्चेस और कॉलम्स यूज होने लगे जो हार्मनी और सिमेट्री को रिप्रेजेंट करते थे। ये क्लासिकल आर्किटेक्चर का एक मेन फीचर बन गया जो रेनेसांस के बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स में भी कॉमनली यूज होने लगा और आज भी बहुत फेमस है। द फर्स्ट प्रिंटेड बुक। प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन भी रेनेसांस पीरियड का एक मेजर टर्निंग पॉइंट था। प्रिंटिंग प्रेस एक ऐसी डिवाइस थी जो जोहानेस गुटेनबर्ग ने इन्वेंट की थी और ये यूरोप में नॉलेज और आइडियाज स्प्रेड करने का एक बड़ा सोर्स बन गई। प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंशन से बुक्स और मैन्युस्क्रिप्ट्स जो पहले मैन्युअली लिखे जाते थे अब मास स्केल पर प्रिंट होने लगे, जिसकी वजह से उनका प्रोडक्शन और अवेलेबिलिटी बहुत बढ़ गई। जोहानेस गुटेनबर्ग ने यूरोप में फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस बनाया और यहां से फर्स्ट प्रिंटेड बुक प्रोड्यूस हुई, बाइबल। गुटेनबर्ग का इन्वेंशन इतना इम्पैक्टफुल था कि यूरोप में बाइबल सबसे पहले प्रिंटेड बुक बनी। पहले के जमाने में सिर्फ चर्च या वेल्थी लोगों के पास बुक्स होती थी क्योंकि वो हैंड रिटन होती थी और उनकी कॉस्ट हाई होती थी। अब प्रिंटेड बुक्स से नॉलेज और एजुकेशन ज्यादा लोगों तक पहुंच गई और रेनेसांस के आइडियाज और टीचिंग्स लोगों तक इजीली स्प्रेड हो गए। प्रिंटिंग ने नॉलेज को एक्सेसिबल बनाया और आइडियाज को क्विकली स्प्रेड होने में मदद की। प्रिंटिंग प्रेस ने आइडियाज और नॉलेज को तेजी से यूरोप के अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाया। इससे रेनेसांस के इंटेलेक्चुअल और कल्चरल वैल्यूज क्विकली स्प्रेड हुए
और लोग नए नए थॉट्स और टीचिंग्स को समझने और फॉलो करने लगे। यह पीरियड एक ऐसे मूवमेंट में बदल गया जिसमें इंडिविजुअलिज्म और फ्रीडम ऑफ थॉट प्रमोट होने लगे। अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। रेनेसांस थिंकर्स ने ह्यूमन बीइंग्स को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। रेनेसांस के थिंकर्स, जो ह्यूमनिस्ट मूवमेंट से इंस्पायर थे, ने ह्यूमन बीइंग्स और उनकी इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज पर फोकस करना शुरू किया। यह पहली बार था जब लोग रिलीजन के बियॉन्ड इंसान के पोटेंशियल और अचीवमेंट्स को अप्रिशिएट करने लगे। पहले लोगों को सिर्फ रिलीजियस टर्म्स में देखा जाता था, लेकिन अब इंसान का अपना इंपॉर्टेंस और पोटेंशियल रिकॉग्नाइज किया जा रहा था। पहले लोगों को प्राइमरीली रिलीजियस टर्म्स में देखा जाता था, लेकिन अब ह्यूमनिज्म के इम्पैक्ट के वजह से ह्यूमन बीइंग्स को सेंटर में रखा गया। ह्यूमनिज्म के इफेक्ट से इंसान की एबिलिटीज और इंटेलिजेंस को रिलीजन के स्कोप के बियॉन्ड देखा जाने लगा। इंसान के एक्सपीरियंसेस और कैपेबिलिटीज सोसाइटी में एक सेंट्रल प्लेस ले रहे थे और रिलीजियस कंट्रोल के बिना इंडिविजुअल लाइफ और अचीवमेंट्स को अप्रिशिएट किया जा रहा था। द एस्पिरेशंस ऑफ वुमेन। इस टाइम पीरियड में विमेन के राइट्स और उनके एस्पिरेशंस के ऊपर भी कुछ डिस्कशंस और डिबेट्स होने लगे। रेनेसांस के दौरान कुछ विमेन ने लिटरेचर और आर्ट्स में अपना कंट्रीब्यूशन देना शुरू किया और अपने आप को एक्सप्रेस करने लगी। हालांकि सोसाइटी में मेल डोमिनेंस अभी भी था, लेकिन कुछ विमेन एजुकेशन और आर्ट में आगे बढ़ने लगी और अपने एस्पिरेशंस को एक्सप्रेस करने लगी। रेनेसांस के दौरान कुछ विमेन लिटरेचर और आर्ट्स में आगे आई और अपने टैलेंट्स को शोकेस किया। विमेन राइटर्स और आर्टिस्ट ने अपने वर्क्स के थ्रू अपने टैलेंट्स को डिस्प्ले किया और सोसाइटी में विमेन के रोल के ऊपर डिस्कशंस को प्रोवोक किया। लेकिन सोसाइटी में विमेन के इक्वल राइट्स और स्टेटस अभी भी लिमिटेड थे और उनका मेजर रोल डोमेस्टिक लाइफ में ही रिस्ट्रिक्टेड था। विमेन के एस्पिरेशंस और आइडियाज अभी भी कंप्लीटली सोसाइटी के रूल्स और रिस्ट्रिक्शंस से फ्री नहीं हो पाए थे। डिबेट्स विद इन क्रिश्चियनिटी। रेनेसांस के टाइम पर क्रिश्चियनिटी में भी बहुत सारे डिबेट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स शुरू हुए जो रिलीजियस बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस को चैलेंज करते थे। रेनेसांस के टाइम पर क्रिश्चियनिटी के अंदर रिफॉर्म और ऑपोजिशन का फेज भी देखा गया। यह दौरान कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट चर्चेस के बीच में थियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स और डिबेट्स होने लगे, जो आगे चलकर रिफॉर्मेशन मूवमेंट का कारण बने। क्रिश्चियनिटी के अंदर के ये कॉन्फ्लिक्ट्स और चेंजेस सोसाइटी और इंडिविजुअल्स के रिलीजियस लाइफ को भी इम्पैक्ट करने लगे। प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स के बीच थियोलॉजिकल डिबेट्स होते रहे जो लेटर रिफॉर्मेशन को जन्म देते हैं। मार्टिन लूथर जैसे प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर्स ने चर्च के कुछ प्रैक्टिसेस और रिलीजियस टीचिंग्स को ओपनली क्वेश्चन किया। उनका मानना था कि लोग खुद रिलीजियस टेक्स्ट्स पढ़ें और उन्हें समझने की कोशिश करें, बिना किसी अथॉरिटेटिव चर्च के डोमिनेशन के। मार्टिन लूथर ने चर्च के टीचिंग्स को अपोज करना शुरू किया और इन कॉन्फ्लिक्ट्स ने क्रिश्चियनिटी में डिविजन्स क्रिएट किए। मार्टिन लूथर जैसे रिफॉर्मर्स ने चर्च की अथॉरिटी को चैलेंज किया और लोगों को इनकरेज किया कि वो खुद रिलीजियस टेक्स्ट्स को पढ़ने और समझने की कोशिश करें। मार्टिन लूथर का काम क्रिश्चियनिटी में एक बड़े चेंज का रीजन बना क्योंकि उन्होंने रिलीजियस सेल्फ इंटरप्रिटेशन और इंडिविजुअल फेथ का एम्फेसिस किया। मार्टिन लूथर और उनके फॉलोअर्स, जो प्रोटेस्टेंट्स कहलाए, चाहते थे कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस में फ्रीडम और अंडरस्टैंडिंग हो और लोगों को चर्च के डोमिनेशन से आजादी मिले। यह रिफॉर्मेशन की एक मेजर कॉज बना और इससे यूरोप में रिलीजियस बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस में काफी बड़े बदलाव आए। द 16th and 17th centuries। 16th और 17th सेंचुरीज में रेनेसांस के आइडियाज और भी ज्यादा यूरोप के अलग अलग पार्ट्स में स्प्रेड होने लगे। 16th और 17th सेंचुरीज का टाइम रेनेसांस आइडियाज का पूरे यूरोप में वाइड स्प्रेड डिफ्यूजन का टाइम था। ये आइडियाज सिर्फ इटली तक लिमिटेड नहीं रहे, बल्कि स्पेन, फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड तक स्प्रेड हो गए। इस पीरियड में साइंटिफिक डिस्कवरीज और जियोग्राफिकल एक्सप्लोरेशंस भी हुई जो नए नए कॉन्टिनेंट्स और ट्रेड रूट्स डिस्कवर करने में हेल्पफुल रही। ये सेंचुरीज में साइंटिफिक और जियोग्राफिकल डिस्कवरीज भी होने लगी, जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका डिस्कवर किया और वास्को द गामा ने इंडिया के लिए सी राउट फाइंड किया। क्रिस्टोफर कोलंबस ने सी रूट फॉलो करके 1492 में अमेरिका को डिस्कवर किया और वास्को द गामा ने 1498 में सी रूट से इंडिया के लिए पहला डायरेक्ट रूट डिस्कवर किया। इन डिस्कवरीज ने यूरोप के पर्सपेक्टिव्स और ट्रेड अपॉर्चुनिटीज को ब्रॉडन किया और नए नए प्लेसेस और कल्चर्स को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया गया। द कोपर्निकन रेवोल्यूशन। इस टाइम पीरियड का एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट था कोपर्निकन रेवोल्यूशन, जो निकोलस कोपर्निकस के आइडियाज के अराउंड डेवलप हुआ। इस टाइम पीरियड में निकोलस कोपर्निकस ने हीलियोसेंट्रिक थ्योरी प्रपोज की, जो बताता था कि सन यूनिवर्स के सेंटर में है और अर्थ और बाकी प्लैनेट्स उसके आसपास घूमते हैं। पहले जियोसेंट्रिक मॉडल पॉपुलर था जो कहता था कि अर्थ यूनिवर्स का सेंटर है। कोपर्निकन रेवोल्यूशन एक ऐसा मूवमेंट था जिसने एंशिएंट बिलीफ्स को चैलेंज किया और यूनिवर्स के स्ट्रक्चर को नए तरीके से डिफाइन किया। कोपर्निकस ने हीलियोसेंट्रिक मॉडल प्रपोज किया, यानी सन को यूनिवर्स का सेंटर माना और अर्थ को एक प्लैनेट जो उसके अराउंड घूमता है। हीलियोसेंट्रिक मॉडल ने ट्रेडिशनल बिलीफ्स को साइंटिफिकली चैलेंज किया
और यह थ्योरी मॉडर्न साइंस के लिए एक माइलस्टोन साबित हुई। गैलीलियो और केपलर जैसे साइंटिस्ट्स ने कोपरनिकस के थ्योरी को फर्दर एक्सप्लोर किया और अपने डिस्कवरीज के साथ साइंस और एस्ट्रोनॉमी में नए डेवलपमेंट्स लाए जो लेटर साइंटिफिक रेवोल्यूशन का बेस बन गए। रीडिंग द यूनिवर्स, ये डिस्कवरीज और थ्योरीज ने यूनिवर्स को नए तरीके से समझना और इंटरप्रेट करना पॉसिबल बनाया। कोपरनिकन रेवोल्यूशन और गैलीलियो, केपलर जैसे साइंटिस्ट्स के काम से यूनिवर्स और प्लैनेटरी मोशन को नए तरीके से समझना पॉसिबल हुआ। इन डिस्कवरीज और थ्योरीज ने इंसान के अंडरस्टैंडिंग और बिलीफ्स में बहुत बड़े बदलाव लाए और मॉडर्न साइंस के फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाया। गैलीलियो और केपलर ने एस्ट्रोनॉमी और प्लैनेटरी मोशन को और आगे एक्सप्लेन किया और मॉडर्न साइंस के फाउंडेशंस रखे। गैलीलियो ने टेलीस्कोप का इन्वेंशन किया और उन्होंने प्लैनेट्स और स्टार्स का क्लोज ऑब्जर्वेशन किया। केपलर ने प्लैनेटरी मोशन के लॉज दिए जो बताते हैं कि प्लैनेट सन के आसपास एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। ये डिस्कवरीज एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स में नए कॉन्सेप्ट्स लेकर आए और मॉडर्न साइंस के स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने में बहुत हेल्पफुल रहे। वॉज देयर यूरोपियन रेनेसांस इन द 14th सेंचुरी? अब सवाल यह उठता है कि क्या सच में यूरोप में 14th सेंचुरी में रेनेसांस हुआ था? कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि रेनेसांस एक ग्रेजुअल प्रोसेस था जो 14th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे प्रोग्रेस किया और लेटर सेंचुरीज में फुल फॉर्म में दिखाई दिया। लेकिन बाकी हिस्टोरियंस कहते हैं कि रेनेसांस एक कंटिन्यूअस एवोल्यूशन था, यानी एक प्रोसेस था जो टाइम के साथ यूरोप में कल्चरल और इंटेलेक्चुअल लाइफ में चेंजेस लेकर आया। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि रेनेसांस एक ग्रेजुअल प्रोसेस था और इसका स्टार्ट 14th सेंचुरी से कंसिडर किया जा सकता है। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि 14th सेंचुरी से ही रेनेसांस का स्टार्ट हो गया था, लेकिन यह कल्चरल चेंजेस और नए आइडियाज धीरे धीरे डेवलप हुए और पूरी तरह मैच्योर होने में टाइम लगा। बाकी हिस्टोरियंस का आर्ग्यूमेंट है कि रेनेसांस एक सडन चेंज नहीं था, बल्कि धीरे धीरे सोसाइटी में इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा था जो आगे चलकर एक फुल स्केल रेनेसांस बना। इस चैप्टर का मेन लेसन यह है कि चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन यूरोप के कल्चरल और इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग के टाइम को रिप्रेजेंट करता है। इस चैप्टर में रेनेसांस के आइडियाज और उनका यूरोप और मॉडर्न वर्ल्ड पर क्या इम्पैक्ट पड़ा उसका डिटेल्ड डिस्कशन है। ये एक रीबर्थ का टाइम था जिसमें आर्ट, साइंस और फिलॉसफी में नए कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज आए और नए नए इंटेलेक्चुअल और कल्चरल आइडियाज सोसाइटी में स्प्रेड हुए। यह रेनेसांस का टाइम था जिसमें क्रिएटिविटी और नॉलेज का एक्सप्लोजन हुआ और नए आइडियाज को प्रमोट किया गया। यह पीरियड एक इंटेलेक्चुअल और सोशल रेवोल्यूशन बन गया जो ह्यूमन कैपेबिलिटीज और अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करता था और इसने पूरे यूरोप में नए थॉट्स और आइडियाज को सोसाइटी में डीपली एम्बेड किया। यही था चैप्टर 7 चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन का एक्सप्लेनेशंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें और अगर और भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल लेगेसी लर्नर्स को सब्सक्राइब करें। हर नए वीडियो के लिए बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।